प्यारी साथ संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार की दया मेहर से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साथ संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। एक प्रेरणादायक साखी, एक सामाजिक साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं जी। आज मेरा नाश्ता बनाने का मन नहीं है। जाना बेटा, पास वाले होटल से समोसा ले आ। कविता जी ने बेटे से कहा। मम्मी कितने ले आऊं? 6 ले आना बेटा, 2 तू, 2 मैं और 2 सुमित्रा। अरे सुमित्रा, क्या हुआ? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना? कविता जी ने अपनी काम वाली से पूछा। हाँ हाँ दीदी, ठीक है, वो सिर में थोड़ा दर्द है। अपने दर्द को छुपाते हुए मुस्कुराने की कोशिश करती हुई सुमित्रा ने कहा। दवाई है सिर दर्द की, ले खा ले, ठीक हो जाएगा। ऐसे दर्द में काम कैसे करेगी? कविता ने सहानुभूति दिखाते हुए दवाई दी। तू दवाई खा ले, फिर अपन समोसा खाएंगे। आज मुझे समोसा खाने का मन हुआ तो मैंने नाश्ता बनाया ही नहीं। दरअसल सुमित्रा कविता जी के अलावा 2 और घरों में काम करती थी, खाना बनाने का काम। और दोनों घर बड़े अधिकारी के थे। कविता जी के मोहल्ले में ही नए नए दोनों परिवार रहने आए थे। चूंकि अधिकारी वर्ग के लोग थे, इसलिए सुमित्रा ने सोचा कि पैसे भी अच्छे मिलेंगे और नाश्ता पानी के साथ कुछ सुख सुविधाएं भी मिलेंगी। ऐसा सोचकर उसने काम करने के लिए हामी भर दी। अरे तू दवाई क्यों नहीं खा रही है सुमित्रा? कविता जी ने पूछा। दीदी मैं घर जाकर खा लूंगी। क्यों, नाश्ता तो की है ना? सुमित्रा चुप थी। कविता जी की समझ चुकी थी कि खाली पेट में दवाई खाने से डर रही थी सुमित्रा। कविता जी का प्यार और अपनापन देखकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए और धैर्य की सीमा टूट गई। फबक कर रोती हुई बोली कि दीदी, आपके समान सब नहीं होते हैं। आप सब चीजों में बड़ी होते हुए भी हम जैसे छोटे लोगों का कितना ख्याल रखती हैं। वो जो बड़े साहब की मेम साहब है ना, उन्होंने पहले दिन ही बोल दिया था, देख तू टाइम से आना और अपना सारा काम करना, पैसे तुझे मिल जाया करेंगे। तो दीदी मैं खाना नाश्ता बना कर रख देती हूँ। सुमित्रा ने अपनी व्यथा बतानी चाहिए। अरे तू तो वहां पर नाश्ता नहीं करती है क्या? और मेरे घर का नाश्ता तू घर ले जाती है। तूने तो एक बार कहा था मेरा पेट भरा है, इसे घर ले जाकर खा लूंगी। तो मैंने सोचा कि तू वहां भाभी के घर से नाश्ता करके आती होगी। कविता जी ने आश्चर्य से कहा। दीदी वो घर में मुनिया मेरा इंतजार करती रहती है और सबसे पहले जाते ही मेरा हाथ देखती है। बोलते बोलते सुमित्रा का गला भर आया। तू मुनिया को पहले तो साथ में लेकर आती थी, अब उसे अकेला क्यों घर में छोड़कर आती है? अपने साथ ले आती तो उसका भी मन लग जाता। अरे दीदी वो ना। कांपते कांपते सुमित्रा ने आज कविता जी के सामने दुख का पिटारा खोल ही दिया। बड़े साहब वाली मेम साहब है ना, जब मैं उनके घर खाना बनाती थी तो मुनिया बगल में खड़ी रहती थी, जो उन्हें पसंद नहीं था। एक दिन मुनिया उनके सामने पूछ ली कि माँ ये क्या है? मैं बोली ये पनीर है मुनिया। जिज्ञासा भरे स्वर में मुनिया ने मेम साहब के सामने ही पूछा कि ये कैसा लगता है खाने में माँ? बस उसी दिन से मेम साहब ने मुनिया को साथ में लाने से मना कर दिया। कविता जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि लोग इतने कठोर भी हो सकते हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सुमित्रा ने कहा कि कल ही उनके घर किटी पार्टी थी तो मैं नाश्ते में पनीर पकोड़ा बनाया था। मैं नाश्ता रख कर
किचन में खड़ी थी, इंतजार कर रही थी कि पार्टी खत्म हो तो बर्तन समेट कर साफ सफाई करके घर जाऊं। इस बीच मुझे सुनाई दिया सभी महिलाएं पकोड़े की बहुत तारीफ कर रही थी। उनमें से तो एक ने यहाँ तक कह दिया कि कोई बहुत अनुभवी व्यक्ति पकोड़ा बनाया है, जिन्हें स्वाद के बारे में बहुत सटीक जानकारी है। स्वाद की बहुत जानकारी है और हल्का सा मीठापन लिए क्रंची क्रंची। माशाअल्लाह, पेट भर कर खाया पर मन नहीं भर रहा है। दीदी, तारीफ सुनकर तो बहुत अच्छा लगा, पर आज तक मैंने पनीर पकोड़ा चखा भी नहीं है। अरे मेरी बात तो छोड़िए दीदी, मैं तो मुनिया को भी नहीं बताती कि आज मेम साहब के घर पार्टी है, देर हो जाएगी आने में, क्योंकि वो जाते ही पूछती है कि पार्टी में आज क्या क्या बनाई थी माँ। साथ संगत जी, सुमित्रा बोलते बोलते अचानक रुक गई। अरे दीदी, आप भूल कर भी ये सब बातें मेम साहब को मत बताइएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे दीदी, मैं तो भूल ही गई कि कल 15 अगस्त है, मेम साहब को झंडा फहराने जाना है, तो मुझे कल जल्दी आना है उनके घर। मैं अब चली जाती हूँ दीदी। अरे नहीं पगली, मैं क्यों बताऊंगी, ऐसा बोलकर कविता जी ने सुमित्रा को समोसा चाय के बाद दवाई खिलाकर घर जाने को कहा। सुमित्रा तो घर चली गई और शायद भूल भी गई होगी, क्योंकि ऐसा व्यवहार तो प्रतिदिन उसके साथ होता था। पर कविता जी के मन में अनेक प्रश्न छोड़ गई। समाज में सभ्य और पढ़े लिखे शिक्षित होने का दावा करने वाले बड़े तबके के लोग कितनी दोहरी मानसिकता लिए हुए जीते हैं, दोहरी मानसिकता के साथ जीते हैं। और ये बड़े साहब की मेम साहब महिला मंडल की अध्यक्षता है। कल ही तो न्यूज़पेपर में गरीबों में फल और कपड़े बांटते हुए फोटो छपी थी। कविता जी सोचती रही, क्या गरीब होना कोई अभिशाप है? अपनी मर्जी से तो कोई गरीब नहीं होता, मजबूरी होती है। पर मजबूरी के साथ साथ एक दिल भी तो होता है उनके पास। वो हमारा काम करती है, हमारे लिए काम करती है, उन्हें प्यार पाने का पूरा हक है। सवेरे से सोसाइटी में 15 अगस्त की तैयारी बड़े धूमधाम से चल रही थी। चूंकि मेम साहब महिला मंडल की अध्यक्षा थी, तो झंडा उन्हीं के हाथों से फहराना था और कॉलोनी की सबसे सीनियर महिला कविता जी भी विशेष अतिथियों में सम्मिलित थी। कॉलोनी के सभी घरों की काम वाली और उनके परिवार को भी बुलाया गया था। सारे पत्रकार बंधु भी फोटो लेने को खड़े थे। दिन ही ऐसा था, स्वतंत्रता दिवस, सो कुछ तो सामाजिक हित में अपने कार्यों को भाषण में स्थान देना ही था। सुनियोजित तरीके से ध्वजारोहण के बाद कविता जी को स्टेज पर 2 शब्द कहने को बुलाया गया। कविता जी ने समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मूल विषय से ही बात शुरू की। आज मैं स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर मुनिया को स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ और उसकी एक इच्छा पूरी करने की शपथ लेती हूँ। साथ संगत जी, मुनिया के स्टेज पर आते ही कविता जी ने पूछा कि तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? मुनिया ने एक पल में जवाब दिया, मैं पढ़ लिख कर मेम साहब के समान बड़ी आदमी तो बनना चाहती हूँ, पर उनके समान व्यवहार नहीं चाहती। मैं अपने जैसे किसी भी मुनिया को घर आने से मना नहीं करूंगी। मुनिया की बात सुनकर सभा में सन्नाटा पसर गया। तभी मेम साहब खड़ी हुई और झेपते हुए मुनिया को प्यार से बोली, तुमने मेरी आंखें खोल दी बेटा। मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाऊंगी ताकि कोई और दूसरी मुनिया शिक्षा से वंचित न रह सके। सभा में तालियां की गूंज साफ बता रही थी कि आज बहुत ही नेक निर्णय लिया गया है। शायद 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन ही मेम साहब का हृदय परिवर्तन हुआ। साथ संगत जी, हमारे घर या हमसे भी जो भी जुड़े हुए लोग हैं, उनकी तकलीफों को जानना हमारा फर्ज है
और यथासंभव मदद करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। जरा सी मित्रता पूर्वक व्यवहार से हम छोटे नहीं हो जाएंगे। यदि हम अपने स्तर तक कुछ भी एक नेक काम करने के लिए प्रतिज्ञा करें तो समाज व देश के लिए हमारा भी योगदान अमूल्य हो जाएगा। तो देर किस बात की, आइए शुरुआत करते हैं। कोई ना कोई नेक काम अवश्य करते हैं। शपथ लेते हैं कि कोई ना कोई नेक काम अवश्य करेंगे। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी, एक शिक्षा पर साखी कि हमें अपने जीवन में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यदि हमारा व्यवहार मेम साहब जैसा है तो उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। साथ संगत जी, हमें कविता जी जैसे बनना है, उदार हृदय के, जो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, गरीब हो या अमीर, सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। तो साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। और जीवन में जो कुछ भी हम में कमी है, जो कुछ भी बदलना है, परिवर्तन करना है, जल्द कर लीजिए। नमस्कार जी।